गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है गुड मेरी? मॉर्निंग। स्कोर टेस्ट का एनालिसिस कर लो अपना अपना ढंग से। ये जो प्री स्कोर चल रहे हैं, ये आपको एक असेसमेंट देंगे इस एक महीने के अंदर कि आपका क्या स्ट्रांग है क्या वीक है। इसके बाद प्रॉपर स्कोर टेस्ट शुरू होगा दोबारा से दिसंबर में, और उसका डिफिकल्टी लेवल अच्छा आएगा। मेरे प्री स्कोर में मेरे अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस थे सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। मतलब बहुत ही कम, मुश्किल से 20 में से 2 क्वेश्चन 10% ऐसे थे जो कुछ डिफरेंट लग रहे थे, अदरवाइज स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स थी। तो इन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स का पर्पस है आपको एलिमेंट्री लेवल पे प्रैक्टिस करवाना, आपको एक अवेयरनेस देना। कितनी रैंक आई है? रैंक आ गई उसमें? क्या रैंक है समय तेरी? सर पेपर 1 में 53 और पेपर 2 में 100। सुना ही नहीं दिया। टाइप करो अपनी अपनी रैंक यहाँ पे, चैट पे डालो। 50 तक तो ठीक है। कितने बच्चे थे, कुछ उसमें ऐसा आइडिया है कि ओवरऑल कितने बच्चे थे? सर ऑलमोस्ट 600। हम्म। ऑलमोस्ट 600 थे। अच्छा, लगभग 600 बच्चे थे इसमें। हाँ सर। तो लगभग आप अपनी इस स्कोर की रैंक का 15 से 20 टाइम्स कर लो, उतनी आपकी रफली एक्सपेक्टेड रैंक है जेई में। आपकी रैंक की एक्सपेक्टेशन मैं बता देता हूँ। जो आपकी यहाँ पे रैंक आ रही है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो और 20 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपकी रैंक रेंज है। मतलब अगर आप इसमें कंटिन्यूसली टॉप करते हैं तो 1 से 20 के बीच में आएंगे, और कंटिन्यूसली आपकी रैंक इसमें 50 आती है तो 50 × 15 कर लो, 750 से लेकर 1000 के बीच में रैंक है आपकी। और अगर आप जो भी अब आपकी रैंक है, रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, 15 टाइम्स से 20 टाइम्स इस रैंक रेंज में आपकी एक्सपेक्टेड रेंज है। नाउ यू कैन थिंक ऑफ योर सेल्फ। और फिर से बोल रहा हूँ, इस टेस्ट सीरीज के अंदर, स्कोर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिले हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं, और उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के क्वेश्चंस को करने का मकसद ये है आपको टॉपिक वाइज अपनी बेसिक स्किल्स पता चल जाएंगी। तो एक स्किल एनालिसिस कर लो कि मैं ये वाले क्वेश्चंस में फंस जाता हूँ, मेरे को प्योर रोलिंग नहीं आती, या मेरे को कंस्ट्रेंट लिखना नहीं आता, या मेरे को एनर्जी कंजर्वेशन में दिक्कत आ गई, या फिर मैं जहां पे 4 से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने। यू मेक एन एनालिसिस क्वेश्चन वाइज। रोटेशनल मोशन है तो रोलिंग में फंसे, या उसमें क्या बात तुम्हें स्ट्राइक नहीं की जिसकी वजह से तुम्हें क्वेश्चन नहीं आया। तो आई वांट टू सी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ 20 क्वेश्चन, जिसमें आपने हर क्वेश्चन के आगे ये बात लिखनी है कि ये बात मेरे को पता होती तो मेरा ये क्वेश्चन ठीक हो जाता, या फिर अगर मैंने ऐसा कर दिया होता इस क्वेश्चन में तो मेरा ये क्वेश्चन ठीक हो जाता। आई डोंट वांट टू सी अ रिस्पॉन्स कि इस क्वेश्चन में मेरी सिली मिस्टेक थी। मुझे प्रॉपर रीजनिंग चाहिए भी, क्या मिस्टेक थी उसमें आपकी। आपको कंस्ट्रेंट नहीं डेवलप करना था सॉल्यूशंस मिल गए, हिंट एंड सॉल्यूशन है उसके आपके पास? आंसर मैंने हिंट एंड सॉल्यूशन डाले क्या?
तो मैं अभी आपके साथ उसके हिंट्स एंड सॉल्यूशन शेयर कर दे रहा हूँ, एंड देन यू गो थ्रू इट। देखो आ गए ग्रुप पे। हम्म। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। सर हम्म। सर हाँ जी। सर वो एसीटी के पेपर में डाउट्स थे। एसीटी कब हुआ था? सर 25 अक्टूबर, आज? 25/10। आज याद आ रही है या बीच में मौका नहीं मिला? नहीं सर, वो बीच में कहा था तब आपने एक्चुअली वो उन लोगों का हुआ नहीं था तो बोला था सीआरई कर लेते हैं। चलो ठीक है। अभी तो यार आज मैं न्यूक्लियर फिजिक्स याद करके आऊँ, पहले मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा लेने दे, फिर मैं भूल जाऊंगा। ठीक है सर। ऐश्वर्या ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक? ठीक है जी, विल स्टार्ट विद न्यूक्लियर फिजिक्स। तो एलिमेंट्री चीज़ों से शुरू करता हूँ, ऑल दो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये सारी बातें पता होंगी। तो न्यूक्लियस, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रदरफोर्ड। ठीक है, तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से रदरफोर्ड ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक बहुत छोटी सी रीजन में कंसंट्रेटेड होता है। तो न्यूक्लियस के लिए जो मेन पैरामीटर्स होते हैं, एक उसका मास नंबर, एक उसका एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, और एक उसका साइज और उसकी डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, और भी हैं। तो मास नंबर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट। ठीक है, तो टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कलेक्शन मिलके हमारा न्यूक्लियॉन्स। चार्ज नंबर हो गया Z, और ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। और न्यूक्लियस को हम ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं X, इधर A इधर Z, नहीं, ऊपर A और नीचे Z। ठीक है, तो size of the nucleus, the size of the nucleus basically radius. The radius of a nucleus is a function of the mass number, atomic mass number, and we have a relationship R is equal to R naught into A raised to power 1 by 3, where R naught is a constant whose value is, मालूम है किसी को? 1.37.5 फर्मी। 1.2 फर्मी शायद। 1.37 क्या रेंज बता रहा था कोई? हम्म। सर मतलब उसके बीच में शायद वैल्यू थी। तेरे बोलने से मैं भूल ही गया डेटा। मैं तो जहां तक जानता था कि ये 1.2 फर्मी के आसपास होता। फर्मी इज फेम्टोमीटर, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। ऐसा ही होता है या और किसी ने कुछ अलग वैल्यू सुनी है? बताओ भाई।
नहीं सुनिए। सो वो मॉड्यूल में आई थिंक 1.33 फेमीटर दिया था। मॉडल में कहाँ? 1.29 जहाँ तक मुझे याद है, 1.29 मैंने कहीं पढ़ा था। तुम्हारा डेटा देखने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि कितना था। मुझे तो 1.2 फर्मी याद है। चलो विल चेक इट आउट। तो R इज R0 A रेस और 1/3, और न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो उसके एटॉमिक नंबर का फंक्शन है। अगर मैं डेंसिटी निकालूंगा तो डेंसिटी हो जाएगी मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, और मास हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर इनटू अप्रॉक्सीमेटली 1 एटॉमिक मास यूनिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई R³ और अगर R³ की वैल्यू पुट करूंगा इसमें तो ऊपर नीचे से A कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट विद 1 एटॉमिक मास यूनिट डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R0³। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज कांस्टेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना है। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज कांस्टेंट। ये देखना जरा रफली कितनी आएगी सॉल्व करके। 1 mu मालूम है ना आपको? देखो जरा वैल्यू निकाल के इसकी। Sir, 2.29 into 10 power 17. 29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो मुझे 10⁻17 तो अच्छे से याद है कि न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी 10⁻17 के ऑर्डर की आती है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक लग रहा है आपका। तो ये एक डेटा है जो आपको याद रखना है, और याद रखने वाली चीज इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया दी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज कांस्टेंट। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी कहीं पर भी देखोगे तो आपको इसी ऑर्डर की मिलेगी। दी डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इज ऑल्सो ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन स्टार जिसमें खाली न्यूट्रॉन्स होते हैं उसकी डेंसिटी भी इतनी ही होती है। लेट मी जस्ट चेक आउट फॉर R0। R0 कितना है? वन पॉइंट टू होता है। R0 इज 1.2। मैं मेरी जानकारी बिल्कुल सही याद है मेरे को। मैं जो स्टैंडर्ड सोर्स देख रहा हूँ उसमें 1.2 ही दिया हुआ था। 1.2 फॉर मी, दैट इज द वैल्यू ऑफ R0। ठीक है, तो कहीं पर भी आप न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो डेंसिटी आपको इतनी मिलेगी। डिफरेंट एटम्स विल हैव डिफरेंट डेंसिटीज बट देयर न्यूक्लियाई विल हैव सेम डेंसिटी। डिफरेंट एटम्स
will have different densities but their nuclei have the same density. हाँ जी, नोट कर लिया यहाँ तक, आगे चलें। हाँ जी, आर्यन गुप्ता, आपने लेट ज्वाइन किया, आपने नोट किया है सब? एक सेकंड से मैं फोटो ले लिया हूँ। स्नैपशॉट ले लो आप इसका। यस। चलें आगे। चलिए, और न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आती है, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब जरा ध्यान से समझें। पढ़िए, आपने बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कर सकता है? अभी कौन बताएगा? आदित्य संख्या, आदित्य संख्या है? चलो दूसरा आदित्य, आदित्य कुलकर्णी। सर शायद वो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू बाइंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर, पता नहीं मतलब। हाँ, वो तो पढ़ने से अच्छा लग रहा है ऐसा। एनीबडी एल्स? हिमांशु? इन्फिनिटी से करंट स्टेट पे लाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी? हाँ, तो एक ये अच्छी स्टेटमेंट लग रही है कि अगर एक न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस को इनफाइनाइट सेपरेशन से लाकर जब हम न्यूक्लियस बनाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। एक हाइड्रोजन एटम की, ग्राउंड सेट हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि एक हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक सिस्टम है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, जो कि बाउंड हैं, एक दूसरे की फील्ड में ट्रैप्ड हैं, और इस बाउंड सिस्टम को एक फ्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है। फ्री सिस्टम का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे की ग्रेविटेशनल पुल से, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल से एस्केप कर गए हैं, और अब ये फ्री हैं, एक दूसरे के अराउंड घूमने के लिए मजबूर नहीं है। दैट मीन्स दे कैन गो अप टू इनफाइनाइट सेपरेशन अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दैट बिकम्स अ फ्री सिस्टम। तो इस बाउंड सिस्टम को एक फ्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। या द रिवर्स ऑफ दिस, अगर ये सिस्टम फ्री था और ये सिस्टम आके एक बाउंड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता तो इट इज गोइंग टू लूज एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे ही मेरे पास एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की कलेक्शन है विच आर बाउंड टू ईच अदर इनसाइड अ न्यूक्लियस। हाउ दिस बाउंड सिस्टम, how much energy should we supply to this bounded system to make the system free? That is to tore apart all the forces of attraction and to move the constituent particles to infinite separation. कितनी एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी? तो एक न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करके उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन to a nucleus to break apart the nucleus into its constituent particles। तो उसको उसके constituent particles में तोड़ देने के लिए अपने को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? और इन अदर वर्ड्स,
इट इज द एनर्जी रिलीज। ये डेफिनेशन ध्यान से याद करना, समझना। क्वेश्चंस में ये डेफिनेशन यूजफुल है, क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस is formed from the nucleons। तो जब उसके न्यूक्लियंस मिलके न्यूट्रॉन न्यूक्लियस बनाते हैं, तो पहले हमारे पास इंडिपेंडेंट ये सब फ्री न्यूक्लियंस थे, और इन फ्री न्यूक्लियंस ने मिलके एक न्यूक्लियस बना लिया हमारे पास, और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। तो Q इज द एनर्जी रिलीज्ड विच इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। तो अब फ्री न्यूक्लियंस एक दूसरे से मिलके एक न्यूक्लियस बना लेते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ पे टोटल मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी मास ऑफ द न्यूक्लियंस, पहले एनर्जी कुछ भी नहीं है, फ्री है एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे, सो देयर इज नो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी विद देम। तो यहाँ पे केवल हमारे पास न्यूक्लियंस हैं, और यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है उसका मास इतना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी थी या इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी थी प्लस जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो गई। सो द बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड विल बी मास ऑफ द न्यूक्लियंस into c square minus mass of the nucleus into c square, और इसको लिख देंगे हम मास ऑफ द न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस into c square, एंड दिस वैल्यू क्या बोलते हैं इसको? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट का मतलब है कि मास ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियंस इज मोर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, और ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई। ये हर जगह होता है, मास से ही एनर्जी आती है। अगर हम जो हमने आइंस्टाइन थ्योरी की बात की थी उसके बाद तो हमें समझ में आता है मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन फ्री थे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, दोनों एट रेस्ट थे। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन फ्री थे, दोनों एट रेस्ट थे, और अब इन्होंने एक हाइड्रोजन एटम बना लिया। इन्होंने एक हाइड्रोजन एटम बना लिया ग्राउंड स्टेट में, और इस प्रोसेस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर दी इन्होंने। तो एनर्जी आई कहाँ से? तो ऑब्वियसली मास डिक्रीज कर गया होगा, और कहाँ से आएगी? तो इसका मास m इनिशियल, इसका मास m फाइनल, और प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास है वो mi इंटू सी स्क्वायर, माइनस जब हाइड्रोजन एटम बन गया उस हाइड्रोजन एटम का मास mf इंटू सी स्क्वायर, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना चाहिए। बट ये जो वैल्यू आ रही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं मास निकालूंगा तो यहाँ से जो डेल्टा में आएगा वो निग्लिजिबल आता है। इसलिए हमें बहुत समय तक ये बात समझ में नहीं आई। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस डिस्कवर हुए तो उसमें आइंस्टाइन वाज एबल टू सजेस्ट कि देखो यहाँ पे मास का एनर्जी में कन्वर्जन आपको दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे बिगर अमाउंट इन्वॉल्व है। तो इनफैक्ट किसी भी जगह पर जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो सिस्टम का मास डिक्रीज कर रहा होगा। वी आउट ऑफ नथिंग इसने एनर्जी कैसे रिलीज कर दी? इस सिस्टम ने एनर्जी कैसे रिलीज कर दी? ये स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन था, स्टेशनरी प्रोटॉन था, उसके साथ कंपैरिजन करूं एक हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन एटम का मास तो कम है, मतलब सॉरी उसकी एनर्जी कम है उससे, और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है, तो एनर्जी कम हुई है, तो मास मस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी।
तो केमिकल रिएक्शंस में भी मास डिफेक्ट होता है, लेकिन वो मास डिफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। इसलिए केमिकल रिएक्शंस में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगाएंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन में आपका जो मास प्लस एनर्जी कंजर्व्ड होगा, मास में चेंज, और जितना मास डिक्रीज हुआ होगा उतने अमाउंट से एनर्जी इंक्रीज कर गई होगी। कुछ पूछना है किसी को? सर थोड़ा स्मोक कर सकते। हाँ जी, कर लिया नोट? सर एक सेकंड। हाँ सर। चलो, ये भी लिख लिया। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर। तो कोई भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, कोई भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो उसमें अगर वो एनर्जी रिलीज हो रही है तो एट दी कॉस्ट ऑफ मास हो रही होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो या तो कोई एजेंट एनर्जी दे रहा होगा, नहीं तो मास में चेंज आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे समझते हैं, एक एक्सोअर्जिक रिएक्शन की बात करते हैं। एक्सोअर्जिक का मतलब है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो। केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होने वाली रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर लेवल पे थर्मल एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं होती, तो एक्सोअर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। तो सपोज मेरे पास एक एक्सोअर्जिक रिएक्शन है जिसमें x प्लस वाई ए और बी में कन्वर्ट हो जाते हैं और q हमारा निकला था। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और q एनर्जी रिलीज हो रही है। तो पहले तो आप मुझे बताओ ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही होगी? रेडिएशन। रेडिएशन। तो गामा रे फोटोन, रेडिएशन। गामा रेडिएशंस। हाँ सर। तो अगर गामा डी के नहीं है तो करस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो वो अल्फा पार्टिकल्स तो पार्टिकल्स हो गए ना, वो तो प्रोडक्ट्स हो गए। हाँ सर, न्यूट्रिनो। हाँ, तो वो भी प्रोडक्ट है, उसको मैं क्यू में थोड़ा लिख दूंगा। न्यूट्रॉन ही निकला, एंटी न्यूट्रिनो निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिट्रॉन निकला, अल्फा पार्टिकल निकला, बीटा पार्टिकल निकला, वो सब तो प्रोडक्ट्स है ना। एनर्जी किस फॉर्म में है? सर प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आई। एनर्जी रिलीज्ड Q will be not only the kinetic energy of the products, it will be the products की kinetic energy minus kinetic energy of the reactants। ठीक है, बेसिकली आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी लगाएंगे। मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ध्यान से सुनना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो मास इंटू सी स्क्वायर वाली एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स।
और अगर ये सब एटॉमिक वाले होते जैसे कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह हमने पढ़ा था तो इसको ऐसे नहीं लिखते, फिर इसको ऐसे लिखते हैं, याद है, m0 c² का होल स्क्वायर प्लस pc होल स्क्वायर, ऐसे लगाई थी हमने एनर्जी। यस सर। हाँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे करेंगे अगर हम सम पार्टिकल्स में रिलेटिविस्टिक भी ले रहे हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उसमें रिलेटिविटी लेने की जरूरत नहीं होती, तो अगर होगी तो देखेंगे, बट अदरवाइज मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इनटू c², ये भी लिखा जा सकता है, ये गलत नहीं है, और इसके टोटल को इसके बराबर भी लिख देते होते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इनटू c² प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स into c² plus the kinetic energy of the products। अब अगर ये एक्सोअर्जिक रिएक्शन है, अगर ये एक्सोअर्जिक रिएक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि मास डिक्रीज कर गया और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, और इसके बदले में क्या डिक्रीज कर गया होगा, मास डिक्रीज कर गया होगा, तो मास ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी लेस देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। मैंने कब पॉज की? हाँ जी, क्या लिखेंगे इसमें आप? तूने अभी नोट किया अरे देशमुख, या शुरू से ही नहीं रिकॉर्डिंग हो रही थी? मैंने तो आज पॉज नहीं किया यार। सर नोट किया। शुरू से ही नहीं हो रही थी? सर नहीं सर, स्टार्टिंग में हो रही थी। सर बीच में पॉज हो गई शायद से। मुझे लग रहा कोई मेरे से बटन प्रेस हो गया होगा, चलो ठीक है। अब BEC plus BED Binding energy of C plus D minus of A plus B। हाँ सर। हाँ सर। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ D माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B, ये एनर्जी रिलीज होगी। क्या सभी को ऐसा लग रहा है? तो ऐसे समझते हैं ए और बी फिनिश हो गए और सी और डी जनरेट हो गए, तो ए और बी फिनिश हो गए, तो ए और बी की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी मुझे देनी पड़ी होगी इन दोनों न्यूक्लियस को खत्म करने के लिए, और सी और डी की फॉर्मेशन हुई है तो फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी रिलीज हुई है और ये एनर्जी हमारी कंज्यूम हुई है, तो ऑब्वियसली द नेट एनर्जी रिलीज will be the energy released minus the energy absorbed। ठीक है, ये एक ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस के अंदर बाइंडिंग एनर्जी की हेल्प से निकालना होगा कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपको एक ग्राफ बना हुआ मिलेगा और वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का होता है, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूजुअली देखेंगे एक ग्राफ मिलेगा जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आप कर देंगे, सो यू विल गेट दी बाइंडिंग एनर्जी। आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई के आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ मिलेगा। मैं उसकी बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, केवल एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ कुछ रफली ऐसा रहता है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ ऐसा रहता है, इसमें अपने को ये देखने को मिलता है कि एक मीडियम रेंज हमारी ऐसी है मास नंबर 40 से लेकर मास नंबर 120 तक की, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आती है।
और अगर मास नंबर 120 से एक्सीड कर जाता है तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज कर जाती है, और मास नंबर 40 से कम होता है तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज कर जाती है। इससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर दो लाइटर न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 40 से कम है, अगर वो मर्ज कर जाते हैं या फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म ए मिडिल साइज न्यूक्लियाई, तो एनर्जी रिलीज होती है। टू फॉर्म ए मिडिल साइज न्यूक्लियस, तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज कर जाती है। तो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई लाइटर न्यूक्लियाई शो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड रिलीज एनर्जी। और ऐसे ही अगर एक हैवी न्यूक्लियस है, अगर वो हैवी न्यूक्लियस हमारा डिसइंटीग्रेट कर जाता है और मास नंबर 120 से ज़्यादा वाला डिसइंटीग्रेट करके 40 से 120 के बीच का कोई न्यूक्लियाई बना देता है, तो स्प्लिट कर जाता है, सपोज स्प्लिट्स इनटू मिडल साइज न्यूक्लियाई, जैसे यूरेनियम का फेमस रिएक्शन है। तो उस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये फिशन का एग्जांपल है आपका। तो इस बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ की स्टडी से हमें पता चलता है कि क्यों न्यूक्लियर फिशन में एनर्जी रिलीज होती है और क्यों न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन में बस एक ही दिक्कत होती है कि फ्यूजन करवाने के लिए लाइटर न्यूक्लियाई को एक दूसरे से फ्यूज करवाना है, और जब ये न्यूक्लियाई एक दूसरे को फ्यूज करने की कोशिश करते हैं तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है, और इस वजह से फ्यूजन इतनी आसानी से नहीं होता। इनको बहुत हाई स्पीड से एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्ट करना पड़ता है, और ये स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम कर सकें। इसलिए फ्यूजन जो है यूजुअली हाई टेम्परेचर पर होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब को ब्लास्ट करना इज नॉट एन इजी थिंग, यूरेनियम बॉम्ब को ब्लास्ट करना इज एन इजी थिंग। तो यूरेनियम बॉम्ब ब्लास्ट कर जाएगा क्योंकि फिशन अपने आप हो जाएगा, उसके लिए कोई एज सच टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब यूरेनियम बम ब्लास्ट होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी कुड बी यूज्ड टू क्रिएट अ फ्यूजन रिएक्शन। तो अगर आपको फ्यूजन क्रिएट करना है तो पहले फिशन यूज करते हैं, पहले यूरेनियम बॉम्ब यूज करते हैं, उससे बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, एंड देन दैट एनर्जी इज यूज्ड टू इंस्टिगेट ए हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए। और आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ के ऊपर, आपको ABCD दे रखे होंगे, आपको ग्राफ से उनकी बाइंडिंग एनर्जीज देखनी होंगी और आपको एनर्जी रिलीज या एनर्जी अब्जॉर्ब निकालनी होगी। नोट कर लें इसको। सर इसमें थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? ये न्यूक्लियर रिएक्शन की बेसिक डिटेल। सर इसमें मुझे एक डाउट है सर, जब मतलब कि ये क्लियर नहीं है कि हम जो टोटल एनर्जी लिखते हैं वो हम m0c² मतलब रूट ऑफ होल रूट ऑफ दो m0c² चीजें होती है, m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू m0c² प्लस PC होल स्क्वायर। ये और ये बराबर होते हैं। सर बट दूसरा वाला जो है वो तो हम रिलेटिविस्टिक जब हम देखते हैं तब लगाते नहीं, हैं ना? ऐसा नहीं है, ये नॉन रिलेटिविस्टिक में भी लग जाएगा। जब यहाँ से इसको नॉन रिलेटिविस्टिक यानी कि V लेस देन C करके सॉल्व करोगे तो यहाँ से रिलेशनशिप आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी P²/2m के बराबर, जो कि हाई स्पीड पे नहीं लगता, ये केवल लो स्पीड पे लगता है। ये फॉर्मूला ऑल स्पीड्स पे एप्लीकेबल है। लो स्पीड पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को सीधा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m से रिलेट किया जा सकता है, हाई स्पीड पे ये रिलेशनशिप वैलिड नहीं होती। सर लो स्पीड पे वो ऊपर वाली भी नहीं हो, सॉरी हाई स्पीड पे ऊपर वाली भी नहीं होगी ना? नहीं, ये तो हमेशा वैलिड है। किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो जो हम इक्वल टू से रूट ऑफ लिख रहे हैं वो तो तभी ये भी जब हाई हमेशा स्पीड। वैलिड है, ये एट ऑल स्पीड्स वैलिड है। इसमें P जो है वो आपका गामा m/v लिखना है, गामा m0v, वेयर गामा इज द लॉरेंट्ज वेक्टर।
ओके ठीक है, नोट किया ये सर। सर एक सेकंड सर हाँ जी। सर जो इक्वेशन में Q इज इक्वल टू K प्रोडक्ट्स माइनस K रिएक्टेंट्स है, सर वो जो Q है उसका साइन नेगेटिव होगा ना? नहीं, अगर एक्सोवर्जिक है तो क्यू पॉजिटिव होगा। मैंने क्यू को लिखा ही एनर्जी रिलीज्ड है। यस सर। आप जो बोलते हैं ना क्यू वैल्यू, केमिस्ट्री में कन्वेंशन यूज करते हैं, किसी रिएक्शन की क्यू वैल्यू नेगेटिव है मतलब उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, उसमें आप इधर क्यू लिखते हैं। केमिस्ट्री में एक यूजुअल टर्म यूज करते हैं क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो क्यू वैल्यू जो है वो उसमें इधर को क्यू है, रिएक्टेंट्स में क्यू ऐड करके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और अगर उसकी क्यू वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप उसको एक्सोवर्जी की एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि मैं एक्सोवर्जिक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। एंडोवर्जिक में क्यू को मैं इधर ले आऊंगा, एंडोवर्जिक रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूंगा x प्लस वाई प्लस क्यू गिव्स a प्लस बी, है ना। मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब एनर्जी को पहले ही मैं डिफाइन कर ले रहा हूँ कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है। यस सर। सर आप क्वेश्चन में जनरल कन्वेंशन क्या यूज करेंगे? कन्वेंशन किस चीज की? क्यू को पॉजिटिव क्वेश्चन कब प्लस रिपोर्ट माइनस करें? रहता है। वो कन्वेंशन है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, तो अगर एंडोवर्जिक है तो क्यू वैल्यू को पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है। वो तो थर्मोडायनेमिक्स का फंडा है ना यार। थर्मोडायनेमिक्स में क्यू किसको डिफाइन किया गया है? एनर्जी दैट एंटर्स इनटू द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसको क्यू बोलते हैं ना। तो जो थर्मोडायनेमिक्स में क्यू डिफाइन किया गया ना, वो एनर्जी एंटरिंग इनटू द सिस्टम को डिफाइन किया गया। तो एंडोवर्जी के लिए क्यू वैल्यू पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे आप, अगर क्यू वैल्यू पूछा आपसे व्हाट इज द क्यू वैल्यू, और एक्सोवर्जी के लिए क्यू वैल्यू को नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे आप। ओके सर। क्यू वैल्यू लिखते हैं उसके लिए, क्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, और इसके लिए क्यू वैल्यू इज लेस देन 0। तो जो उसका वैल्यू आएगा वो तो हम इसे वैसे निकाल लेना कि प्रोडक्ट माइनस की रिएक्टेंट करके, हाँ बिल्कुल उसके निकाल बाद लेंगे प्लस। ऐसे ही, उसके बाद आप उसको प्लस माइनस लगा देंगे। यस सर, मतलब इसी को जो अभी बताया उसी को याद रखिएगा ना, हाँ, एंडोजेनिक में हम प्लस कि क्वेश्चन इसमें में। याद रखने वाली नहीं, नहीं अंडरस्टैंडिंग सर। की बात है। यस अगर सर। आपको प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है, इसका क्या मतलब? एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज हुई है तो एनर्जी आउटफ्लो हो रही है सिस्टम से, तो क्यू वैल्यू को नेगेटिव बोल देंगे हम सिस्टम की। यस ठीक है। सर सर मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं है कि आपने बोला था कि न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें रिलेटिविस्टिक नहीं दिखते हैं। क्योंकि उनके मासेस ज्यादा हैं तो वहां पे रिलेटिविस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। रिलेटिविस्टिक हम तब देखते हैं जब हम केवल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इंटरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, तब अपने को रिलेटिविटी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सर बट अगर हम रिलेटिविस्टिक देखते भी तब तो हमारी इक्वेशन ही सेम ही रहती ना। इक्वेशन थोड़ा गलत हो रही है यार, इक्वेशन में कोई गलती नहीं है। मैं तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिखना है या क्या लिखना है उसके बारे में बात हो रही है, कि क्या आपको इतनी बारीकी से सोचना है या काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिख के काम चला लेना है, ये बात हो रही है। सर तो इसमें हम p²/2 हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम काइनेटिक एनर्जी को p²/2 में लिख पाएंगे, खासकर जब अल्फा डीके हो रहा होगा, है ना। हाँ सर सर अगर अगर हम अगर बीटा रिलेटिविस्टिक, डीके हो रहा होगा तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि मास कम है। हाँ सर। बीटा डी के हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे होंगे, और बहुत हाई स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे होंगे तो फिर वहां रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आ जाएगी बीच में। सर बस एक और चीज पूछनी है सर, ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अगर आप लगाते हैं तब भी क्यू को तो हम जो हमें अभी लिखा है वही लिखेंगे ना फाइनल हाँ भी। जी। सर बाइंडिंग एनर्जी हमेशा मास डिफेक्ट से डिफाइन करेंगे, उसको किसी और तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं, बाइंडिंग एनर्जी को मास डिफेक्ट से डिफाइन करने का मतलब नहीं होता। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब जो मैंने था, जो डेफिनेशन ओरिजिनली दी थी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को ब्रेक अपार्ट करने के लिए, या कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ऐसे ही डिफाइन करेंगे। अब नाउ दैट
एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड बिकॉज ऑफ अ चेंज इन मास ऑफ द रिएक्टेंट, तो इसलिए वो मास डिफेक्ट से रिलेट हो गई। तो डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि उसको मास डिफेक्ट से ही रिलेट करेंगे क्या, मतलब इट इज अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग कि भैया मास चेंज हुआ वहां तो उससे एनर्जी आ गई तो उससे वैल्यू निकल गई। तो हमेशा वर्ड का क्या मतलब है कि हमेशा इसी से रिलेट करेंगे क्या, जो डेफिनेशन है वही है ना। यस मतलब मैं कुछ भी ऐसा पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जो आपको मेमोराइज करना पड़ रहा है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि देखो एनर्जी आई कहाँ से। अगर आपके थॉट प्रोसेस में दिमाग में ये बात बैठ गई कि एनर्जी आई कहाँ से, तो यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला। मैं कुछ भी याद नहीं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। डोंट थिंक कि आपको ये सारी चीजों का रट्टा मार रहा है। आपको एक ही चीज समझनी है कि यार एनर्जी रिलीज हुई कहाँ से। तो मैंने क्या बोला भाई, ये समझो कि टोटल मास प्लस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट और टोटल मास प्लस एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ये बराबर होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी लगाया मैंने, ठीक है, ये एलिमेंट्री बात है। सर अगर आप रिलेटिविस्टिक लेते तो आप Q को P1C² माइनस ऐसे P2C² ऐसे लिखना पड़ता। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इसमें से m0c² माइनस करना पड़ता। अच्छा ओके सर। चलें आगे। हाँ जी ऐश्वर्या, नोट किया? यस सर। हाँ सर हो गया। चलिए थोड़ी सी थियोरेटिकल बात और करते हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल एनालिसिस पे चलेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। तो न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही छोटे से कॉम्पैक्ट रीजन के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से बाइंड करके रखने के लिए और प्रोटॉन प्रोटॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो कि बहुत भयानक होने वाली है उसको ओवरकम करने के लिए देयर मस्ट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस बिटवीन द न्यूक्लियंस। दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसको नाम भी रखा गया स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। सो इस फोर्स को जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखती है दैट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स और द न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that binds the nucleons together in a nucleus. It is the strongest force in nature. लिखते जाएंगे, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं। It is the strongest force in the nature. Inside a nucleus, it is about 100 times stronger than the electrostatic force. ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर बोलते हैं और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारी मीडियम आ जाती है। तो ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट है जी वो 10⁻⁻11 के ऑर्डर का होता है, जबकि जो कूलम्ब कांस्टेंट होता है वो 10⁻9 के ऑर्डर का होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीकेस्ट फोर्स। ये मीडियम रेंज की मीडियम फोर्स है, इसको कुछ नहीं बोलते वीक या स्ट्रांग। और न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ये अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज का मतलब है दो प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स, या दो न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स एक ही जैसी आने वाली है, डिफरेंस नहीं आने वाला उसमें कुछ। बट दे आर फाउंड टू बी स्पिन डिपेंडेंट।
एंड सेम स्पिन मीन्स ग्रेटर फोर्स। लॉजिक नहीं है मेरे पास इसका कुछ, मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में ज़्यादा। तो सेम स्पिन इम्प्लाइज ग्रेटर फोर्स, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो न्यूक्लियॉन्स की सेम स्पिन है तो दे विल हैव ग्रेटर फोर्स, एंड इफ दे हैव ऑपोजिट स्पिन तो कम फोर्स आने वाली है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। यहां तक लिखा? सर एक सेकंड। हाँ सर लिखिए। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की फोर्स है, ये सब लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सन और अर्थ के बीच में भी एग्जिस्ट करती है, जो कि इतनी भयानक दूरी पे एक दूसरे से। और न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, और उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि ये 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल होती हैं। जितनी हमारी लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, जितनी हमारी लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं लाइक ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो सब 1/r⁴ के इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, 1/r² के प्रोपोर्शनल होती हैं। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स हमारी शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये न्यूक्लियर फोर्स हमारी 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल होती है। और इससे शॉर्ट रेंज क्यों बोल रहे हैं इसको, तो आप जरा ध्यान से समझें। अगर मैं दो प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस डबल कर दूंगा तो उनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन 1/4 हो जाएगी, और उनके बीच की न्यूक्लियर अट्रैक्शन 1/64 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, अगर दो प्रोटॉन, ध्यान से सुनेंगे, दो प्रोटॉन अगर एक दूसरे से एक फर्मी के डिस्टेंस पे हैं, 1 फर्मी, तो इस डिस्टेंस के ऑर्डर पे हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस भयंकर तरीके से स्ट्रांग होती है, और ये अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी को, दो प्रोटॉन्स के बीच की दूरी को 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का कर दूंगा, तो इनके बीच की न्यूक्लियर फोर्स निग्लिजिबल हो जाएगी, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फिर भी एग्जिस्ट करेगी। तो जब दो प्रोटॉन एक फर्मी के डिस्टेंस पे हैं तो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन वही दो प्रोटॉन अगर 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे हैं तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। ये स्टेटमेंट लिख लें, 2 protons at a distance of 1 Fermi will attract each other, whereas 2 protons at a distance of 1 angstrom will repel each other. आप समझ सकते हैं ना, 1 फर्मी से 1 एंगस्ट्रॉम करने पर क्या हो गया होगा। ये 100 का फैक्टर तो खत्म ही हो गया होगा। ये 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का डिस्टेंस है, और ये 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का डिस्टेंस है। और एक फोर्स 1/r² के अकॉर्डिंग डिक्रीज कर रही है, और दूसरी 1/r⁶ के अकॉर्डिंग डिक्रीज कर रही है। तो न्यूक्लियर फोर्स तो निग्लिजिबल ही रह गई होंगी, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बच गई होगी इनके बीच में। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, लेकिन वो एक स्मॉल साइज न्यूक्लियस के अगर अंदर कन्फाइंड हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़्यादा जोर से करने वाले हैं और रिपेल कम जोर से करने वाले हैं। लेकिन अगर वो एक बड़े साइज के न्यूक्लियस में हैं तो उनके बीच की सेपरेशन ज़्यादा होगी, और उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन डोमिनेट कर सकती है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। इसलिए बड़े साइज के न्यूक्लियस जनरली अनस्टेबल होते हैं और वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। तो क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, इनकी जो रेंज है वो 10 फर्मी के ऑर्डर की है।
इनकी रेंज जो है वो 10 फर्मी के ऑर्डर की मानी जाती है। 10 फर्मी मतलब 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर की मानी जाती है। अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के बीच की सेपरेशन 10⁻⁻14 मीटर से ज़्यादा के ऑर्डर की आती है तो न्यूक्लियर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं उनके बीच में। इसको न्यूक्लियर रेंज बोलते हैं इस डिस्टेंस को। ठीक है, नोट किया? सर एक जनरल डाउट था सर, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस मतलब ये पता है कि ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लॉन्ग रेंज होती हैं, बट इसके अलावा भी लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं? दुनिया में केवल 3 ही फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। एक क्वार्क इंटरैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ओरिजिनेट होती है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क्स के बने होते हैं। एक चार्ज और चार्ज के बीच में इंटरैक्शन फोर्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाती है, और एक मास और मास के बीच में इंटरैक्शन फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। इसके अलावा और कोई तीसरी चौथी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। बाकी जितनी फोर्सेस आपको नेचर में देखने को मिलते हैं, दे आर दी स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस। जो जितना टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये सब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का स्पिल ओवर इफेक्ट है। यस सर। और कोई फोर्स नहीं है दुनिया में। हाँ, डोंट टॉक अबाउट ग्रे मैटर और डार्क मैटर, और वो मुझे नहीं पता उसके बारे में। मैं तो जो रियलिटी मेरे को पता है, जितना स्टेबलिश्ड फैक्ट है उतना बता रहा हूँ। तो दिस जनरेट्स द न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, नोट किया? चले आगे। सर बस एक सेकंड सर, जस्ट 1 मिनट के लिए ऊपर स्क्रॉल कर। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। क्लियर कर दूं? हाँ सर। ठीक है। तो ड्यू टू द शॉर्ट रेंज नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, हैवी न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। ड्यू टू द शॉर्ट रेंज नेचर of the nuclear forces, a heavy nucleus is unstable. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा, एवरेज सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज करती चली जाएगी। उसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस वीक होती चली जाएंगी, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उनके बीच की वीक नहीं होगी उतनी। और इस वजह से एक बड़े साइज के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन विल ट्राई टू डोमिनेट द प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन विल ट्राई टू डोमिनेट ओवर द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और इसलिए आपने देखा होगा कि एक छोटे साइज के न्यूक्लियस में यूजुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, लेकिन अगर एक हैवी न्यूक्लियस की बात करें जैसे यूरेनियम, तो यूरेनियम का मास नंबर 238 होता है और ये 92 होता है। तो 92 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग 238 होता है, 235 होता है, ये दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। तो 92 प्रोटॉन के अगेंस्ट 133 न्यूट्रॉन
चाहिए यूरेनियम को ताकि वो बना रह सके। जस्ट इमेजिन, नॉर्मली अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होता है, 8 और 16, या कार्बन की बात करेंगे तो 6 और 12। तो यूजली आप देखेंगे कि छोटे साइज के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटे साइज का न्यूक्लियस, ऐसा हमने अभी देखा था कि रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज अ फंक्शन ऑफ द मास नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है, सॉरी मास नंबर बढ़ता चला जाता है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस भी बढ़ता चला जाता है। तो जो कम मास नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनके साइज छोटे होते हैं, और उनके साइज छोटे होने से उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो अच्छी खासी स्ट्रांग होती हैं, और प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्शन को आसानी से ओवरकम कर लेती हैं। तो वहां पे यूजुअली प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर बराबर मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, जैसे वो C614 भी होता है एक। लेकिन अगर आप एक बड़े न्यूक्लियस की बात करेंगे तो यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस, बिग डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 92 प्रोटॉन की रिपल्शन को संभाल के रखने के लिए अपने को 133 न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो वाई एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आर देयर, बिकॉज न्यूट्रॉन ज्यादा होने से अट्रैक्ट करने वाले पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन्स डू नॉट रिपेल ईच अदर। न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो होती नहीं है, तो सिंस न्यूट्रॉन्स डू नॉट रिपेल ईच अदर, इस वजह से हम जब बहुत हैवी न्यूक्लियस को देखेंगे तो उसमें हमेशा आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। और यहाँ पर फिर भी अगर हमारे पास हैवी न्यूक्लियस है तो यूजली वो अनस्टेबल होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो स्टेबल न्यूक्लियस है उनकी N/P रेशो 1 से लेकर 1.6 के बीच में वेरी करती है। नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं कि जो N/P रेशो है वो स्टेबल न्यूक्लियस के लिए 1 से 1.6 के बीच में लाई करती है। बट N/P रेशो एक डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है स्टेबिलिटी का। मतलब ये नहीं सोचना है कि किसी N/P रेशो किसी न्यूक्लियस की 1.5 है तो स्टेबल होगा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ डेफिनेट क्राइटेरिया। ए हैवी न्यूक्लियस इज बाउंड टू बी अनस्टेबल फॉर एनी वैल्यू of N/P. The heaviest stable nucleus known, the heaviest stable nucleus known, मालूम है किसी को? बिस्मथ। बिस्मथ 83 205 205 होता है। मास नंबर 205 से ज्यादा वाले सभी न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होते हैं। मास नंबर, ये नहीं कह रहा हूं मास नंबर 205 से कम वाले सभी स्टेबल होते हैं, लेकिन मास नंबर 205 से ज्यादा वाले सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। इससे ज्यादा मास नंबर वाला कोई न्यूक्लियस ऐसा नहीं मिला जो रेडियो एक्टिविटी शो ना करता हो। कोई कम करता होगा, कोई ज्यादा करता होगा, लेकिन ऑल ऑफ देम शो रेडियो एक्टिविटी। मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि 205 से कम वाले रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, लेकिन 205 से ज्यादा वाले पक्का रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। ये नोट कर लेंगे। नोट किया, चलें आगे। नहीं सही। 2 मिनट म्यूट कर रहा हूं मैं। हाँ सर हो
जी, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अब रेडियो एक्टिविटी के। तो कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस के एग्जांपल्स मैं आपके साथ लेने वाला हूं। तो पहले मैं जो एग्जांपल्स आपके सामने ले रहा हूं वो एक्सोवर्जिक रिएक्शंस के एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने वाली जो आपको नोट करनी है। तो एग्जांपल्स ऑफ एक्सोवर्जिक रिएक्शन में मेनली हम तीन तरीके के डीके की बात करने वाले हैं, एक अल्फा डीके, एक बीटा डीके और एक गामा डीके। तो सबसे पहले हम अल्फा डीके की बात करते हैं। तो अल्फा डीके में क्या होता है, हमारे पास एक हैवी साइज का न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, और ये हमारा डिसइंटीग्रेट कर जाता है और ये एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है। अल्फा पार्टिकल जिसमें दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स मिलके एक ग्रुप बना के इस न्यूक्लियस को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस न्यूक्लियस में से दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन का एक कॉम्बिनेशन बाहर एमिट हो जाता है एंड दैट इम्प्रूव्स दी स्टेबिलिटी। और इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम रह जाएगा, मास नंबर 4 से कम रह जाएगा और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होने वाली है Q। तो दिस प्रोसेस इज योर अल्फा डीके। तो अल्फा डीके में हमारा हैवी न्यूक्लियस, इसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं यूजुअली हम। तो ये पेरेंट न्यूक्लियस हमारा कन्वर्ट हो जाता है और एक डॉटर न्यूक्लियस बनता है हमारे पास, और साथ में ये हमारा अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ विच इज द हीलियम न्यूक्लियस और कुछ एनर्जी रिलीज हुई। तो अल्फा डीके होता है। अल्फा डीके की थ्योरी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि डीके कैसे होता है, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल डिटेल्स, वो इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में दी रहती हैं। आप फ्री टाइम में बैठ के अगर टेक्स्ट पढ़ना चाहें तो, प्रेजेंटली मैं आपको इस तरफ लेकर नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये जो अल्फा डीके वाला प्रोसेस होता है ये एक स्पॉन्टेनियस डीके का प्रोसेस कहलाता है। एंड व्हाई डू वी कॉल इट एज अ स्पॉन्टेनियस डीके प्रोसेस? क्योंकि इस प्रोसेस को होने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो न्यूक्लियस अपने आप से पड़ा पड़ा डिसइंटीग्रेट कर जाता है विदाउट बीइंग इंस्टिगेटेड टू डू सो। तो उसको कोई मजबूर नहीं कर रहा है ऐसा करने के लिए, वो अपने आप से डीके कर जाता है। तो जब अपने आप से कोई चीज डीके कर जाती है तो उसको स्पॉन्टेनियस डीके बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस डीके मतलब इट इज नॉट एडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। और ये एक एक्सवर्जिक रिएक्शन है, ये अपने आप से हो जाता है। और अगर आपको इसकी एनर्जी रिलीज निकालनी है क्यू, तो वो हो जाएगी, ध्यान से समझना, मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ वाई माइनस द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज हीलियम न्यूक्लियस इनटू सी स्क्वायर। मैं यहाँ पे मास ऑफ द न्यूक्लियस को ब्लू कलर के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मास ऑफ द न्यूक्लियस एक्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस वाई माइनस मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस इनटू सी स्क्वायर। तो ब्लू कलर से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। अब मेरी बात को आप जरा ध्यान से समझेंगे। यूजुअली, अच्छा इस इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी? नहीं सर। ठीक है, यूजुअली आपको जो डेटा दिया रहेगा, आपको अल्फा डीके का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसमें आपको न्यूक्लियस के मासेस नहीं दिए रहेंगे, उसमें आपको एटॉमिक मासेस दिए रहेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस मास एंड एटॉमिक मास? इलेक्ट्रॉन्स का मास। इलेक्ट्रॉन्स का मास। तो अगर मेरे को टेबल में एटॉमिक मासेस दिए रहे तो मैं एटॉमिक मासेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। तो मैं अब वाइट से लिख रहा हूँ और वाइट से जो लिख रहा हूँ वो मेरा एटॉमिक मास है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स कैन बी रिटन एज मास ऑफ एटम एक्स माइनस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो ठीक है? Yes. माइनस mass of the nucleus of Y is mass of the atom of Y minus Z minus mass of electron। ठीक है, माइनस
mass of the alpha particle, mass of the helium nucleus, that will be atomic mass of helium minus 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, इंटू c²। क्या बचेगा ये? mx माइनस my माइनस mhe। ये माइनस ZMe था और ये माइनस माइनस प्लस ZMe आया, और ये -2Me और ये +2 कट गया, इलेक्ट्रॉन के मासेस स्ट्राइक आउट हो जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे न्यूक्लियस के मासेस यूज करके वैल्यू निकाल लो, चाहे आप एटॉमिक मासेस यूज करके वैल्यू निकाल लो, अल्फा डीके में क्यू वैल्यू में कोई टेंशन नहीं है, सेम आंसर आएगा। मैं इतनी मेहनत से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे ऐसे रिएक्शन आएंगे जिसमें डिफरेंस आ जाएगा, इसमें नहीं आता है। ठीक है, करेक्ट सर। हाँ सर। अब अल्फा डीके वाला जो प्रोसेस है वो बहुत एलिमेंट्री सिंपल एक एक्सप्लोजन वाला प्रोसेस है कि मेरे पास एक एक्सप्लोसिव था एक्स, और ये एक्सप्लोड कर गया, और एक्सप्लोड करके ये 2 पीसीस में कन्वर्ट हो गया। अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई है क्यू, ये किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द प्रोडक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स का हम ये मान के चलते हैं कि पेरेंट न्यूक्लियस था वो तो स्टेशनरी था, और उस स्टेशनरी न्यूक्लियस ने एक्सप्लोड करके 2 पार्टिकल्स बना दिए, एक डॉटर न्यूक्लियस और एक अल्फा पार्टिकल। तो ये जो मेरा स्टेशनरी पेरेंट न्यूक्लियस था, ये स्टेशनरी पेरेंट न्यूक्लियस मेरा कन्वर्ट होता है एक डॉटर न्यूक्लियस में और एक अल्फा पार्टिकल में, और ये दोनों मूविंग होंगे। क्या लगता है कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर चल रहा होगा? अल्फा पार्टिकल। क्यों? मोमेंटम कंजर्वेशन से √2m के। By momentum conservation, initial momentum is 0, so final momentum must also be 0. So momentum of the alpha particle must be equal and opposite to the momentum of the daughter nuclei. तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे सेम मोमेंटम मैग्नीट्यूड से, तो ये पी वाई और ये पी अल्फा। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन करूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, दिस विल बी द मास of the daughter nucleus divided by mass of the alpha particle, which will be approximately in the ratio a-4/4। इसका मास नंबर a, इसका मास नंबर a-4, इसका मास नंबर 4। ठीक है, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ ये a, ये z, ये z-2, ये a-4 और ये 2 4, राइट। तो क्लियरली जो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो अल्फा डीके होता है वो हैवी एलिमेंट शो करते हैं। हैवी एलिमेंट मतलब ए आपका 200 220 इस ऑर्डर का होता है। नॉर्मली जो मैंने न्यूमेरिकल्स देखे हैं उसमें ए आपका 200 220 के ऑर्डर का होता है। तो अगर ये आपका सच ए लार्ज वैल्यू है तो के अल्फा इज गोइंग टू बी मच मच ग्रेटर देन के वाई। तो ऑलमोस्ट 95% ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड इज टेकन अवे बाय दिस। टोटल एनर्जी रिलीज क्यू हुई है, तो Q की वैल्यू मेरी के अल्फा प्लस के वाई के बराबर है, और के अल्फा और के वाई की रेशो मैंने निकाल ली। तो यहाँ से के अल्फा की वैल्यू a-4/a टाइम्स Q आ जाएगी, और के वाई की वैल्यू डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 4/a टाइम्स ऑफ Q आ जाएगी।
तो अल्फा डीके में जो अल्फा रेडिएशंस निकलती हैं वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हुए निकलती हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अल्फा डीके इज टेकन अवे बाय द अल्फा पार्टिकल. ऑलमोस्ट 95% of the energy released is taken away by the alpha particles. ठीक है, नोट किया? एक मिनट. थोड़ा राइट का दिखा सकते हैं? सर हाँ जी. सर एक्स एटम में जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे उनका क्या हुआ? तो ये अगर आप बात करेंगे तो ये आपका आयन क्रिएट होगा. अगर आप एटम्स की बात करेंगे तो न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हो गया तो इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे. यस अल्फा सर. पार्टिकल निकला है ना, हीलियम एटम नहीं निकला, हीलियम न्यूक्लियस निकला है. तो अगर आप इस एक्स की और इस वाई की कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस वाई में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दीज टू विल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके सर. तो ये जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो एक पॉजिटिव आयन बनेगा या नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा जिसके पास 2 सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, विच इट में लूज इन दी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, यस सर. क्लियर कर दूं? हाँ सर. Then the other example of this kind of reaction is beta decay. ये बहुत ही important है. बीटा डीके में 2 तरीके के प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं, एक बीटा नेगेटिव डीके और दूसरा बीटा पॉजिटिव डीके. तो पहले मैं बीटा नेगेटिव डीके की बात करता हूँ. तो बीटा नेगेटिव डीके आपको देखने को मिलेगा जैसे कि जो कार्बन 14 है, जस्ट फॉर एग्जांपल कार्बन 14 आपका ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में और ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. व्हाट हैपेंस इज इन बीटा नेगेटिव डीके, न्यूक्लियस के अंदर का एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में. इनफैक्ट ये आपको वैसे भी देखा आपने, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है प्रोटॉन के मास से, कभी डेटा में ध्यान दिया हो? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन. और न्यूट्रॉन इनफैक्ट ये भी याद रखना है कि एक फ्री न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं है इज अनस्टेबल. अगर एक फ्री न्यूट्रॉन है तो वो अनस्टेबल है और वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है. उसकी कुछ हाफ लाइफ होती है, मुझे हाफ लाइफ का आइडिया नहीं है कितनी होती है, बट अ फ्री न्यूट्रॉन इज unstable and it can disintegrate into a proton and electron. तो free neutrons are usually unstable. There is a half life obviously कि ऐसा नहीं है कि बस छोड़ दोगे तो disintegrate कर ही जाएगा. You are aware of this fact कि रेडियोएक्टिविटी में हाफ लाइफ होती है 14 मिनट. 14 मिनट होती है. हाँ सर. ठीक है, तो डिसइंटीग्रेट कर जाता है. खैर मैं यहाँ पे फ्री न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर का एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट कर जाता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और शायद ये उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को बेटर कर देता है, इसलिए एनर्जी रिलीज होती है. तो अगर एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तो मास नंबर तो उतना ही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नहीं बदले, लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ
उसका मास नंबर 0 माना जाता है और चार्ज नंबर -1, तो ये हमारा इसमें रिलीज हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को अलग नाम दिया गया बीटा पार्टिकल, क्योंकि ये जो नॉर्मल आयोनाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एटम में जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनसे डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी दैट इट कैरीज। तो नॉर्मली हमें इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन देखने को मिलता है एटम्स में से, जैसे कि कैथोड रे में भी देखा हमने। तो नॉर्मली जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स का यानी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो बहुत ही लो स्पीड से, बहुत लो एनर्जी वाले होते हैं। लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो बहुत हाई एनर्जी वाले होते हैं। तो वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है कि ये पार्टिकल न्यूक्लियस से एमिट हुआ है या एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का कोई इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम बीटा पार्टिकल नाम अलग से इसलिए दे रहे हैं बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई एनर्जी इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन्स जो कि नॉर्मल आयोनाइजेशन से निकलते हैं, और इस प्रोसेस में हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको हम इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी हमारे पास x है, XZA, और ये हमारा डॉटर न्यूक्लियस y में कन्वर्ट हो जाता है, और ये Z+1 ये A ही रहता है, और एक बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो दैट इज अ बीटा डीके। इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये पेरेंट न्यूक्लियस, ये अगर स्टेशनरी था तो इससे एक डॉटर न्यूक्लियस बनने वाला है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज होने वाला है। तो ये हमारा बीटा पार्टिकल, और जैसा कि हमने अभी अल्फा डीके में देखा था कि अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दो में स्प्लिट हो जाता है, अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दो में स्प्लिट हो जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसका मेजॉरिटी पार्ट लाइटर पार्टिकल ले जाएगा। तो ये तो पक्की बात है यार, बीटा पार्टिकल का मास तो डॉटर न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा, तो ऑलमोस्ट सारी एनर्जी बीटा पार्टिकल ले जाएगा। और ये जो बीटा पार्टिकल है, जितनी भी हमारी एनर्जी रिलीज हुई क्यू, ऑलमोस्ट वो क्यू एनर्जी लेकर बाहर निकल आएगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। Actually, it is found that the beta particles have a continuous spectrum of energy. Beta particles have a continuous spectrum of energy, और इनकी एनर्जी, एमिटेड बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी 0 से Q के बीच में वेरी करती हुई दिखाई देती है, और एक नॉर्मल सी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है अपने को। नॉर्मल सी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अपने को उनकी काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल्स की 0 से लेकर एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू के बीच में सारी देखने को मिलती हैं। तो अगर हम एक रफ सा आइडिया लें नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स और उनकी काइनेटिक एनर्जी, सो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा देखने को मिलता है, और ये ऐसा सा ग्राफ देखने को मिलता है। ये काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो कि Q तक जाने वाली है, और ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी हो गई। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द बीटा पार्टिकल एक मॉडरेट रेंज ऑफ एनर्जी में रहते हैं, और बहुत कम बीटा पार्टिकल्स हैं जो बहुत हाई स्पीड से निकलते हैं। एक प्रोबेबिलिटी पिक्चर है काइंड ऑफ ये। अब हमारा जैसे अल्फा डीके हो रहा था, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस बीटा डीके का है। अल्फा डीके में जो हमारी प्रिडिक्शन थी मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन की, उससे हमें ये लग रहा था कि ऑलमोस्ट सारे अल्फा पार्टिकल्स 95% ऑफ द एनर्जी रिलीज से निकलने चाहिए, और ऐसा होता भी है। जब हम अल्फा डीके का एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो वी फाइंड की मोर और लेस ऑलमोस्ट सारे अल्फा पार्टिकल्स एक ही काइनेटिक एनर्जी रेंज में निकलते हैं। लेकिन जब हम बीटा पार्टिकल्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वैसा नहीं होता, और इनकी एनर्जी 0 से मैक्सिमम के बीच में वेरी करती हुई पाई जाती है। तो बेस्ड ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन दिस एनर्जी स्पेक्ट्रम, देयर वाज अ पर्सन पॉली का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला। तो पॉली सजेस्टेड कि यहाँ पर एक पार्टिकल
और एमिट हो रहा होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक पार्टिकल और एमिट होता हुआ मान लिया जाए, देन वी कैन एक्सप्लेन दिस ग्राफ। दिस पार्टिकल वाज इनिशियली नेम्ड न्यूट्रिनो, लेटर ऑन इसका नाम बदल के एंटी न्यूट्रिनो कर दिया गया था, और जो दूसरा वाला डीके बीटा पॉजिटिव डीके, उसमें निकलने वाले पार्टिकल का नाम न्यूट्रिनो रख दिया गया था। तो बेस्ड ऑन दी एनर्जी स्पेक्ट्रम, पॉली सजेस्टेड दैट देयर मस्ट बी अ पार्टिकल एमिटेड एंटी न्यूट्रिनो। और अब अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन लिखूं तो मेरे पास आएगा 0 इज इक्वल टू पी ऑफ वाई प्लस पी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस the momentum of anti-neutrino. Similarly, energy release Q will be kinetic energy of Y plus kinetic energy of the electron plus the kinetic energy of the anti-neutrino. और इसके अलावा एक इक्वेशन ये, दूसरी ये, और के वाई को पी वाई स्क्वायर बाय 2m, के ई को पी ई स्क्वायर बाय 2m, ये मास ऑफ वाई आ जाएगा, ये एम ई आ जाएगा, और के ऑफ एंटी न्यूट्रिनो को मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो का स्क्वायर बाय 2m। नॉट एग्जैक्टली दिस, क्योंकि वो वहाँ पे रिलेटिविटी आने वाली है। मैं फिलहाल रिलेटिविटी को इग्नोर करके लिख रहा हूँ, मुझे लिखना नहीं चाहिए वैसे ऐसा, बट जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 इक्वेशन और 6 अननोन है। मेरे पास 5 इक्वेशन है और 6 अननोन है। तो दिस कैन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। दिस कैन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये कि कोई यूनिक आंसर नहीं आने वाला एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का या एमिटेड एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी का। नाउ दिस एंटी न्यूट्रिनो इज अ वर्चुअली मासलेस पार्टिकल। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत भयंकर होती है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी जबरदस्त होती है कि ये अर्थ के एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है बिना एब्जॉर्ब हुए। और क्योंकि ये इतना ही ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर वाला पार्टिकल, इसको बोलते हैं हाईली इवेसिव पार्टिकल, ये डिटेक्ट नहीं होता जल्दी से। तो इसलिए हमें बीटा डीके में पता नहीं चला था कि यार कोई और पार्टिकल भी निकल रहा है। वी प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई और एक पार्टिकल भी निकल रहा होगा। बहुत लेटर स्टेजेस पे जाके इसको हम डिटेक्ट कर पाए थे। तो ये बीटा डीके के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको मुझे देनी है। अभी इसकी एनर्जी रिलीज के बारे में बात करते हैं, ये नोट करो आप। सर ये एंटी न्यूट्रिनो का मास भी वेरिएबल होता है सर? मतलब मास हमें पता होता है? नहीं, इसका मास हम जल्दी मतलब 0 ही लेकर चलते हैं। इसका मास इग्नोर करके चलते हैं, इसकी केवल काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। मतलब ये इस वजह से ये बहुत हाई स्पीड से भी चल सकता है। दिस पार्टिकल हैज द एबिलिटी टू अटेन स्पीड्स क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट बिकॉज इसका मास बहुत ही कम होता है। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था जब ऐसा कुछ लोगों ने मेजरमेंट करके डेटा कैलकुलेट करके दिखाया जिसमें उन्होंने बोला कि यार न्यूट्रिनो कैन मूव विद द स्पीड फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो एक मुझे याद है एक टाइम पे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि आइंस्टाइन थ्योरी फेल हो गई है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड अटेन नहीं कर सकती और वो फेल होगी, और एक ऐसा पार्टिकल हमने ऑब्जर्व किया जो उससे ज्यादा तेज चल सकता है। तो दैट वाज न्यूट्रिनो। लेटर ऑन दे केम आउट विद एन एक्सप्लेनेशन, नहीं हमारी कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर थे और डेटा में मिसमैच हो गया था, इस वजह से गलत कैलकुलेट कर लिया था। सर बट वो बोलते हैं ना टैकियंस बोल के है कुछ, वो मूव करता है फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। टैकियंस हाइपोथेटिकल आर नॉट प्रॉपर पार्टिकल्स। होते भी नहीं, डिटेक्ट भी नहीं होता। हाँ सर, वैसे हो सकता है, मींस लाइक एंटी न्यूट्रिनो भी बहुत टाइम तक वैसे ही लगता था कि इट्स नॉट पार्टिकल मतलब। हाँ, क्योंकि इसका मास नहीं था ना, मास इसका निग्लिजिबल है। बट अभी फिलहाल एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में कि ये प्रॉपर पार्टिकल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन फैमिली के पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज ये सब एक फैमिली में आते हैं, लैप्टॉन्स बोलते हैं उनको।
तो अभी इनके बारे में तो वेल एस्टेब्लिश्ड है, और दे आर नॉट फाउंड टू मूव विद द स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, ये फॉर श्योर है। शुरू में जब ये डिस्कवर हुआ था तो इसका मास ऑलमोस्ट 0 ही लिया जाता था। रिसेंटली जो इसका हमारा मास की नॉलेज है वो बताती है कि ये कुछ लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, इसकी रेस्ट मास एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर की है, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इसका मास है। और इसके पास बकायदा स्पिन होती है हाफ, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पिन होती है प्लस माइनस हाफ, तो इसके पास हाफ स्पिन इसको अलॉट की जाती है। और ये स्पिन भी हमारी इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेटर डिटेल्ड स्टडी में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी मिसिंग दिखाई दे रही थी बिकॉज ऑफ दैट स्पिन फैक्टर। तो ये उससे भी प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो एक ऐसा पार्टिकल जरूर एमिट होना चाहिए जिसकी स्पिन इलेक्ट्रॉन के स्पिन के इक्वल एंड ऑपोजिट हो। तो इलेक्ट्रॉन की अगर प्लस हाफ स्पिन वाला एमिट होता है तो न्यूट्रिनो माइनस हाफ स्पिन वाला एमिट होता है, या इलेक्ट्रॉन की माइनस हाफ होती है तो इसकी प्लस हाफ होती है। ये नॉर्मल मैटर के साथ बहुत वीकली इंटरेक्ट करता है, इसलिए ये एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए ये डिटेक्ट नहीं होता। 1956 के अराउंड ये डिटेक्ट हुआ था। बंदे का नाम नहीं याद मेरे को, कुछ रीन्स करके बंदे का नाम। गैलियम एब्जॉर्ब करता है, हीलियम एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, गैलियम शायद पता मैंने ये नहीं पढ़ा कौन एब्जॉर्ब करता है, मुझे इतना मालूम है कि इसकी एक्सपेरिमेंटली इसको डिटेक्ट करके दिखाया गया था 1955 या 56 के अराउंड। रीन्स बंदा था, उसको नोबेल प्राइज दिया था 95 में जाके इस चीज के लिए। सर वो बीटा प्लस क्या था? बीटा प्लस अभी पढ़ रहे हैं, ये नोट कर लिया। हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने? हाँ सर। न्यूट्रिनो का चार्ज और मास के बारे में कुछ नहीं पता। न्यूट्रिनो का चार्ज 0 है और इसका मास न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हुए इग्नोर कर दिया जाता है। अदरवाइज इसका मास जो है वो लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के आसपास होता है, जिसको यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है इलेक्ट्रॉन का मास, और न्यूट्रॉन का मास लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। सो वी इग्नोर इट, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज। तो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में भी भयानक तरीके से कम है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो न्यूट्रिनो का मास इग्नोर कर देंगे, चार्ज इज 0, मास ऑलमोस्ट 0। ठीक है, यस क्लियर कर दूं स्क्रीन? सर बस 1 सेकंड थोड़ा नीचे कर सकते हैं? हाँ सर क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज इन बीटा डीके की बात करते हैं। तो बीटा नेगेटिव डीके में एनर्जी रिलीज की बात करते हैं। तो बीटा नेगेटिव डीके में एक्स जेड ए गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाई जेड प्लस 1 ए और एक इलेक्ट्रॉन विद 0 मास नंबर, चार्ज नंबर -1 रिलीज हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। न्यूट्रिनो को मैं न्यूट्रिनो भी रिलीज हो रहा है, एंटी न्यूट्रिनो, बट इसका मास की कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो एनर्जी रिलीज विल बी मास ऑफ द
रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस एक्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस वाई माइनस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टाइम्स सी स्क्वायर। तो ब्लू कलर से जो मैं लिख रहा हूँ ये जो है ये सारी न्यूक्लियर मासेस हैं, और जनरली आपको डेटा दिया रहेगा एटॉमिक मासेस का। तो अगर मैं इसको एटॉमिक मासेस की टर्म्स में लिखूंगा तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ एटम एक्स माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस दिस इज मास ऑफ एटम वाई, और एटम का मास, मैं इस प्रोडक्ट के मास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टेबल से वाई एटम का मास देख रहा हूं, तो उसके अंदर जेड प्लस वन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें जेड इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे जो एक्चुअल प्रोडक्ट है। ठीक है, और माइनस एक एम ए टाइम्स सी स्क्वायर, क्या बचेगा, एम एक्स माइनस जेड एम ई, और माइनस माइनस प्लस जेड एम ई, तो जेड वाली टर्म कैंसिल हो गई, माइनस माइनस प्लस एम ई माइनस एम ई, तो एम ई कैंसिल हो गया यहाँ पर। नाउ यू फाइंड द डिफरेंस, उसमें दोनों इक्वेशन सेम थी, इसमें इक्वेशन डिफरेंट है, अल्फा डी के में फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ फर्क पड़ रहा है। अगर आप यूजिंग न्यूक्लियर मासेस इक्वेशन लिखते हैं तो डिफरेंट आएगी, और अगर आप एटॉमिक मासेस लिख के करते हैं तो डिफरेंट आएगी। और जनरली आपको एटॉमिक मासेस दिए रहेंगे तो आपको ये इक्वेशन से क्यू वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, सर वो जो वाई में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वो तो हम चार्ज चार्ज से मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में देख रहे हैं ना, वो जेड ही है ना सर? नहीं, मैं जो ये एम एक्स और एम वाई देख रहा हूँ ये मेरी प्री डिफाइंड वैल्यूज है, मैं ये नहीं मेजर कर रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट का मास कितना था। मेरे पास तो एक ऑलरेडी एक टेबल है जिसमें मेरे को डेटा डिफाइन करके दिया हुआ है कि भैया एक्स का मास इतना होता है, वाई का मास इतना होता है, तो मैं वहां से क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। आई एम नॉट मेजरिंग कि इस प्रोडक्ट का मास कितना है। एम वाई इज नॉट द मास ऑफ दिस प्रोडक्ट, एम वाई क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एटम वाई विच इज बीन मेजर्ड सेपरेटली, तो वो तो जेड इलेक्ट्रॉन जेड प्लस वन इलेक्ट्रॉन्स वाले का ही है ना। हाँ सर, हाँ सर। कोई डाउट किसी को? तो आई बिलीव केमिस्ट्री में सब आपने एक बार पढ़ा होगा तो बुरा नहीं लग रहा होगा इतना। पढ़ा केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ। वहाँ क्या पढ़ रहे हो? अभी थर्मो चलो। चलो ठीक है, क्लियर कर दूं? के सिंबल में कोई फर्क नहीं है। एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो के सिंबल सेम है। नहीं, न्यूट्रिनो का सिंबल ये है, एंटी न्यूट्रिनो पे बार लगा हुआ है। न्यू बार इज एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यू इज न्यूट्रिनो। तो जो हमारा बीटा पॉजिटिव डीके होता है उसमें न्यूक्लियस के अंदर का एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है एक न्यूट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, तो उसमें एक पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, सॉरी मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन रिलीज होता है और न्यूट्रिनो रिलीज होता है। ये पॉजिट्रॉन इज द बीटा पॉजिटिव पार्टिकल और दिस वन इज a neutrino and this is the energy released Q। तो एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में,
दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन। और प्रोटॉन अपने आप से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, तो प्रोटॉन अपने आप से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होगा। दिस इज पॉसिबल इनसाइड ए न्यूक्लियस। व्हाई इट इज पॉसिबल इनसाइड ए न्यूक्लियस? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की भरमार अगर है तो उनकी रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस बहुत तंग है, तो आसपास के लोग कह रहे हैं भाई एनर्जी हम दे देंगे तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जा, तो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर जाने वाली है। So the external factors cause this reaction to happen. External factor means external to this proton and neutron, but they are internal for the nucleus. तो एक न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दैट इज अ बीटा पॉजिटिव डीके। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इस प्रोसेस में एक और पार्टिकल एमिट हो रहा है विच इज द न्यूट्रिनो। तो बीटा नेगेटिव डीके में एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है, बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो एमिट होता है। इसकी क्यू वैल्यू लिख के दिखाओ एटॉमिक मास की टर्म्स में। मास सर ऑफ दी पॉजिट्रॉन इज सेम एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर सर ये सारे रिएक्शन मतलब पॉसिबल इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर ही तो हो रहे हैं ना सर? नहीं, वो जो मैंने न्यूट्रॉन वाला रिएक्शन बोला था, मैंने बोला था फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल एंड इट विल डिसइंटीग्रेट इनटू न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो बाहर भी हो जाता है। सो बट फिर उसको लिखने का मतलब क्या, अगर हम फिर डॉटर न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस लिख रहे हैं तो मतलब न्यूक्लियस के इनसाइड ही हो जाएगा ना सर? मतलब नहीं, जो उसके इनसाइड भी होता है, बट बाहर भी हो सकता है, इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है। इफ देयर इज अ फ्री न्यूट्रॉन इन स्पेस इट कैन आल्सो डिसइंटीग्रेट। ओके सर। क्यू वैल्यू लिख के दिखाओ इसकी। mx minus my minus 2me. 2. It will be mass of atom X minus mass of atom Y minus twice the mass of electron into c square using atomic masses, right? आ रहा है सभी का ये? यस सर। यस सर। ठीक है। सर आप ये थोड़ा पॉजिट्रॉन के बारे में बता सकते हैं? पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन and positron are basically a particle anti particle pair। इसका मास सेम है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इसका प्लस है, और अगर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंटली हाई स्पीड से एक दूसरे की तरफ फेंक के मारा जाए तो गामा रेडिएशन बन जाती हैं। एनिहिलेशन ऑफ मैटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा होगा आपने, ये लिखा हुआ। बस इतना ही बता सकता हूँ इसके बारे में। न्यूट्रिनो वही है जो एंटी न्यूट्रिनो वाला है, उसकी ये मास इसका भी उतना ही है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, चार्ज इसका भी 0 ही है। डिफरेंस क्या है? तेरे को पार्टिकल्स की और प्रॉपर्टीज पता है चार्ज और मास के अलावा? ठीक है सर। सुनिए, हाँ सर। पैरिटी, स्ट्रेंजनेस, हाँ सर। वोल्टी होती हैं। ठीक है सर। एंटी पार्टिकल है, न्यूट्रिनो इज एंटी पार्टिकल ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। सर मतलब एंटी पार्टिकल डिफाइन ऐसे करते हैं कि अगर दोनों को कोलाइड करवाया तो गामा रेडिएशन मिलेगी। हाँ, हर एक पार्टिकल में का एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, और वो दोनों को अगर सफिशिएंटली हाई स्पीड से एक दूसरे से कंबाइन कर देंगे तो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मतलब नॉट नेसेसरी गामा रेडिएशन। यार मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो गामा रेज ही बचेगी, है ना?
पार्टिकल्स तो बचे नहीं, तो एनर्जी बची तो फोटॉन्स ही बचे ना, इसका मतलब। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। तो सर एंटी पार्टिकल का मतलब स्पिन भी डिफरेंट होता है, जैसे आपने स्पिन बताया था। ठीक है सर। क्लियर कर दूं? हाँ सर। The third one is gamma decay. एक्सोवर्जिक रिएक्शन का तीसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा गामा डीके। तो गामा डीके में हमारा एक न्यूक्लियस एक्स किसी एक्साइटेड स्टेट में है और ये ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और एनर्जी रिलीज करता है विच इज गामा रे फोटोन। तो गामा रेडिएशन से निकली मतलब ना तो एटॉमिक मास नंबर चेंज हुआ ना एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, तो नीदर ए चेंजेस नो जेड चेंजेस। तो हुआ क्या फिर? तो बेसिकली एक न्यूक्लियस के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग हुई और उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से वो एक लोअर एनर्जी स्टेट में चला गया और उस प्रोसेस में उसने एनर्जी रिलीज की। जैसे एक आप अगर मैं नॉर्मल एटॉमिक लेवल पे बात करूं तो एक हाइड्रोजन एटम है जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है और ये हाइड्रोजन एटम कैन शो अ ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट and in this process it can release a photon, it can release a photon of energy 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोजन एटम ही रहा लेकिन एनर्जी रिलीज हो गई। तो गामा डी के भी ऐसा सही कुछ है। हमारा जो एटम है न्यूक्लियस है उसके अंदर एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई या रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स हुआ जिसकी वजह से वो एक लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया और उसकी वजह से उसमें से एक एनर्जी रिलीज हो गई जो गामा रेडिएशंस की फॉर्म में बाहर निकली। तो यहाँ पे स्टार लगा के दिखाने का मतलब है कि ये न्यूक्लियस हमारा एक्साइटेड स्टेट में है और ये एक एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया। अब गामा डीके का कॉज क्या होता है? गामा डीके का तो गामा डीके का कॉज ये है कि अगर हमारा न्यूक्लियस किसी वजह से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया तो वो डी एक्साइट करेगा और गामा रेडिएशन देगा। अब न्यूक्लियस के एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के दो पॉसिबल रीजन होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। एक होता है उसका कोई वॉयलेंट कोलिजन हो जाए, जैसे हम कोलिजन से एक्साइटेशन की बात करते हैं ना कि हमारे एटॉमिक कोलिजन्स हुए उसकी वजह से एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं या एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। हमने एक क्वेश्चन भी किया था, एक हाइड्रोजन एटम से आके दूसरे हाइड्रोजन एटम ने टक्कर मारी और उसकी वजह से एक हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो वॉलेंट कोलिजन कुड बी अ रीजन और अल्फा और बीटा डीके कुड बी अ रीजन। यूजली अल्फा डीके के बाद ऐसा होता है, जब एक अल्फा डीके होता है तो एक न्यूक्लियस के अंदर ऐसे समझो एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक क्लस्टर था और इस क्लस्टर में से 4 पार्टिकल चले गए। जब इसमें से 4 पार्टिकल चले गए तो पीछे से जो क्लस्टर बचा वो रीस्ट्रक्चर कर सकता है, अपने आप को रीअरेंज कर सकता टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन एंड इन दैट रीस्ट्रक्चरिंग इट एमिट्स गामा रेडिएशन। तो यूजुअली अल्फा डीके और बीटा डीके आर फॉलोड बाय गामा डीके।
तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कुछ रिएक्शंस में कि पहले हमारा न्यूक्लियस ने अल्फा डीके शो किया, अल्फा डीके शो करने के बाद जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस बना वो एक एक्साइटेड स्टेट में था और वो फिर एक डीके शो करता है और उससे वो गामा रेडिएशन से रिलीज कर देता है। ठीक है, तो बीटा में जनरली नहीं होता क्या? मतलब मैंने अल्फा डीके में बहुत कॉमनली देखा ऐसा होता है, मतलब बीटा डीके कुड भी ये कॉज, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, हर एक न्यूक्लियस की अपनी खुद की एक स्ट्रक्चरिंग होती है। विनीत तेरी आवाज क्लियर नहीं, थोड़ा जोर से बोल। सर, हर एक न्यूक्लियस की अपनी खुद की एक स्ट्रक्चरिंग होती है, मतलब हाँ, ये गामा डीके इज अ क्लियर कट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट न्यूक्लियस आल्सो हैज अ स्ट्रक्चर इन इट। जैसे एटम के अंदर स्ट्रक्चर होता ना, एनर्जी लेवल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसका मतलब वी डोंट हैव एनी वेरी गुड आइडिया कि उसके अंदर एग्जैक्ट कैसा मॉडल होता है। जैसे एटम के तो इतने सारे मॉडल्स हैं, न्यूक्लियस के हमारे पास कोई डेफिनेट मॉडल नहीं है, बट ठीक है, होते हैं। ओके नोट किया ये? हाँ सर। चलिए ठीक नहीं है सर, एक आपका। हाँ बेटे, सर नोट करना। ठीक है, आज का सेशन क्लोज करेंगे यहाँ पे, नोट कर लो आप। और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं रेडियो एक्टिविटी और इसके बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और थोड़े से न्यूमेरिकल्स दूंगा। और वैसे रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है क्या आप लोगों ने? वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में? हाँ सर। हाँ सर। सबको आते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन? दे दूं इस पे न्यूमेरिकल्स, dN by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो मैं आपको एक शीट इसकी मैं शेयर कर रहा हूँ CRE, जिसको आप सॉल्व करेंगे। थ्योरी में अभी मैं और भी चीज़ें पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है उस शीट में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको लगे अभी मैंने नहीं बताए, तो यू माइट इग्नोर देम। और सैटरडे वाली क्लास में फिर हम इसको डिस्कशन करेंगे उसकी। सर सैटरडे को हमारी सैटरडे ऑलरेडी को माइनर है सर। सर 8 to 10 और 10 to 12:30 ऑलरेडी क्लास है हमारी। 8 to 10 और 10 to 12 to 2:30। तो बीच में मैं ले लूंगा 10 बजे। तुम्हारा माइनर कितने बजे है? सर नॉर्मली 11 को रहता है। तुम्हारा तो सुबह से शाम तक होगा ना माइनर, आर्यन? हाँ सर। हाँ सर। तो नो क्लास ऑन सैटरडे दिन। ठीक है, फिर सैटरडे को ही, सैटरडे को क्लास नहीं होगी क्योंकि माइनर टेस्ट है। नो क्लास ऑन दिस सैटरडे। फिजिक्स की तो नहीं होगी, बाकी जो तुम लोगों की इनसे इंडिपेंडेंट अपनी क्लास होती है वो होगी, मेरी फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। फिर वो ACT के पेपर को डिस्कस करेंगे। बस यार, ये न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म हो जाएगा ना, इसको तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। सर मैं आपको इंडिविजुअली डाल दूं? हाँ डाल दे, टाइम मिलेगा तो मैं जरूर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? ओके सर, एक डाउट था। सर, मैंने आपको जो एक क्वेश्चन भेजा था वो 2 हूप्स वाला और एक रोप लगी हुई थी। सर वो अभी वापस सेंड करोगे व्हाट्सएप पे? भेज दे, मैं फ्री होके देख लूंगा, अभी तो नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक है सर। चलिए ठीक है जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर।